नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जनाब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को कि उन्होंने आइन के ऐन मुताबिक दोबारा से सऊदी अरब और मशरिक़ वस्ता के ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छी बुनियादों पर उस्तवार किए। इसके बावजूद कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे लोगों ने बहुत ही गलत तरीके से गैर संजीदा एटीट्यूड अपनाते हुए सऊदी अरब और दीगर मशरिक़ वस्ता के ममालिक के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया। पाक सऊदी अरेबिया, पाक यूएई, पाक अरब ताल्लुकात ख़राब करने के लिए भरपूर कोशिश की और ये साबित करने की कोशिश की कि हम एक मुल्क हैं जो अपने मुफाद पर चलते हैं। हम वो मुल्क नहीं जो हक़ की बुनियाद पर फैसले करता है और जिन्होंने फ़राडिया किस्म की फ़ॉरेन पॉलिसी सामने रखी कि ममालिक के लिए उनके मुफादात सबसे अहम होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क है। नज़रियाती मुल्क होने के नाते हमारी ये सोच नहीं है कि हम मुफाद परस्त हों। इसके बावजूद कि हम बेइंतहा मुफाद परस्त कौम हैं, बहैसियत कौम भी हम बहुत मुफाद परस्त हैं और बहैसियत मुल्क भी बहुत बड़े मुफाद परस्त हैं और हमसे ज़्यादा बड़ा मुफाद परस्त दुनिया में तलाश करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ताहम क्योंकि तरबियत के कुछ मसाइल की वजह से हमें अपनी तरजीहात के मुतल्लिक पता नहीं, इसलिए हम हर एक के लिए पेट पर लेट जाते हैं और तमाशे करना शुरू कर देते हैं। खैर, एनीवे, हमारा मौजू बुनियादी तौर पर यह नहीं, मुख्तसरन बात करेंगे क्योंकि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है इसका बरह रास्त असर मईशत के ऊपर होता है। इसीलिए आज मैं संजीदा और थोड़ी तेज़ रफ्तार के अंदर गुफ्तगू कर रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को जान सकें। हम वो एक मुनफरिद मुल्क है दुनिया के जिन्होंने $1.5 अरब भी पकड़े अरब ममालिक से और जब हमारी ज़रूरत पड़ी तो हमने दिखा दी अपनी सोच और फ़िक्र। वो इस तरह से कि $1.5 अरब लेने के बाद जब हमें कहा गया कि अरब सरजमीन की हिफाजत करें तो हमने बहुत ही मुफाद परस्ताना जवाब दे दिया कि जी इसकी वजह से हमारे मुफादात को नुकसान पहुँचेगी, पाकिस्तान में खाना जंगी हो जाएगी। और इसके नाते आपने देखा कि सरजमीन अरब के ऊपर बमबारी भी हुई, सरजमीन अरब के ऊपर जानी नुकसान भी हुए, जद्दा रियाद को भी टारगेट किया गया बागियों की तरफ से, हूथी बागी जो कि यमन में मौजूद थे और उसकी वजह से बहुत सारा इंतशार फैला। एक वक्त के ऊपर ऐसी खबरें भी आना शुरू हो गई कि एक अहम शख्स सऊदी अरेबिया की वो ज़ख्मी भी हो गई, लेकिन पाकिस्तान को हकीकत का अंदाज़ा नहीं हुआ। मैं लफ्ज़ और इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ लेकिन ज़ाहिरी बात है, मुझे पता है कि आप लोगों के जज्बात मजरू होंगे, लेकिन हरकत पाकिस्तान ने गलत की थी, फ़ॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की गलत है। हम बहैसियत एक मुल्क बहुत ही गलत पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। पाक सरजमीन हमारी नहीं, पाक सरजमीन मक्का मदीना की है। मैं कहता हूँ कि जिस ज़मीन के ऊपर मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम तक रखा, उसके रेत के एक एक ज़र्रे की हिफाजत जो है वो मुसलमानों पर लाजिम है। लेकिन ये एक शर्म का मुकाम है कि पाकिस्तान ने उस टाइम के ऊपर दबक के जो है वो इनकार कर दिया। हमारा नाम भी लिया गया, हमने पैसे भी पकड़े, हमने वादे दावे भी किए, लेकिन अपने मुफाद के लिए, अपने मुफाद के लिए हम पाक सरजमीन की हिफाजत के लिए नहीं गए। पार्लिमान ने यह फैसला किया, रेजोल्यूशन पास की गई। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब तब धरने बैठे हुए थे, इनको धरने से उठाया गया, इन्होंने पार्लिमान आने से इनकार किया था, ये पार्लिमान आए और ख़ास तौर पे ये करारदाद पास की गई कि पाकिस्तान सरजमीन पाक यानी अरब सरजमीन की हिफाजत के लिए नहीं जाएगा और उसके लिए कोई फजूल किस्म के मिसालें और हरकत दे दी गई। खैर, एनीवे, मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि कौम को अगर आज भी बड़ी रात मेरे प्यारे भाइयों आज भी थी। मुसलमानों का दिन फ़र्क तरीके से, अगर आज भी हम सच ना बोलें तो हम गलत हैं। हम गलत हैं, हम बहैसियत पाकिस्तानी, हम बहैसियत पाकिस्तान एक कौम, हम बहैसियत एक मुल्क गलत हैं। हमने गलत काम किया, हमें चाहिए था हम अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को रिव्यू करते और आज भी वक्त है कि हम इसे रिव्यू करें। जिन लोगों के जज्बात मजरू हो रहे हैं, टीवी के ऊपर तस्वीर देखकर मुश्तइल हो रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर शोशे छोड़ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि जितनी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस आप यूज़ कर रहे हैं, इनमें से चंद एक की तो मिल्कियत मुझे पता है कि शायद मुल्क इज़राइल से ही है या फिर आलम यहूद से है। तो जिस सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके आप उनके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, वो एक एक लफ्ज़ आपका सुन रहे हैं। उन्होंने अपने कान खुले रखे हुए हैं, वो आपको मुश्तइल करना चाह रहे हैं
और इंसान जब इश्तियाल में आता है, गुस्से में आता है, तो गलती करता है, और यही वो चाह रहे हैं। खैर, इसकी वजह से दुनिया में भी बड़े हालात तब्दील हो रहे हैं मेरे प्यारे भाई। गुलाम तुम डॉलर के हो और उन्हीं के आगे बात करते हो। समझ हमें तुम्हारी आती नहीं। अपने रुपए को दो दो धैला करके नाचने वाले तुम लोगों को लगता है कि डॉलर की गुलामी करके तुम लोग दुनिया पर मुसल्लत हो जाओगे। कहते हो डॉलर को और महंगा करो, यह कौम के मुस्तकबिल के लिए अच्छा है। शर्म मगर तुम्हें नहीं आती कि जो लोग कहते हैं कि डॉलर को महंगा करो, इससे पाकिस्तान की मईशत अच्छी होगी। मैं उनसे यह सवाल पूछना चाहता हूं कि गुलामी की जंजीरें कैसी लगी तुम्हें? आज कुछ बोलने लायक नहीं रहे। डॉलरों के गुलाम, डॉलरों के पीछे भागने वाले आज कहते हैं कि हम खामोश क्यों हैं। डॉलर की गुलामी तुमने कबूल की। मैंने हमेशा यहां आगे कहा कि जब तक पाकिस्तान एक माशी ताकत नहीं बनेगा और रुपया मजबूत नहीं होगा डॉलर के मुखालिफ, तब तक तुम कुछ नहीं बन सकते। डॉलर का रेट आज की तारीख में 50 रुपए से भी कम होना चाहिए। लोग मेरी तरफ हंसते हैं। अपने 2 टके के फायदे के लिए एक्सपोर्टर कहते हैं कि डॉलर को महंगा करो। 2 टके के फायदे के लिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने मशरिक वस्ता में अपनी जमीनें बेची दूसरे ममालिक को। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने इजराइल के अंदर अपनी जमीनें बेची। ये इजराइल जो है ऐसा बनता नहीं जब तक फलस्तीनी अपनी जमीनें नहीं बेचते यहूदियों को। इन्होंने अपने मुफाद के लिए 2 पैसे के लिए जमीनें बेची। आज धक्के खा रहे हैं, आज ठुड्डे खा रहे हैं। क्यों? अपने मुफाद को तुम लोग देखते हो, अपने मुल्क के मुफाद को नहीं देखते, अपनी कौम के मुफाद को नहीं देखते, अपनी उम्मत के मुफाद को नहीं देखते। करो आज डॉलर को, मैं आपको बता रहा हूं, डॉलर को 50 रुपए पर लेकर आओ। बहुत तुम लोगों ने तकियों में ठूसे में डॉलर, अलमारियों में छुपाए हुए डॉलर, बैंक अकाउंटों में डॉलर रखे हुए, दूसरे ममालिक में डॉलर छुपाए हुए, लेकर आओ उन्हें। कैसे डॉलर जो है वो स्टेबलाइज नहीं हुआ। मैं तो कहता हूं इससे भी एक कदम आगे जाओ, पाकिस्तान की इकोनॉमी को ही डॉलराइज कर दो। गुलामी से निकलो, गुलामी से, ये डॉलर की गुलामी से निकलो। डॉलराइज कर दो पाकिस्तान की इकोनॉमी में। हर दुकान, हर पथारे, हर चाय वाले के पास भी डॉलर लेना शुरू कर दो। मजाक नहीं कर रहा आपसे। संजीदा हो जाओ थोड़े से तुम लोग। मेरी गैर संजीदा बातें न तस्वुर करो इन्हें। ये संजीदा बातें, तुम्हारी गुलामी ने आज तुम्हारे हाथ बांध दिए हैं। IMF को मिस्ड कॉलें देने वाले तुम लोगों का यह हाल हो गया है कि तुम लोग वहां फोन करते हो, वो फोन नहीं उठाते, तुम्हारी मिस्ड कॉल देख के हंसते हैं, उनके आगे हाथ फैलाते हो, हमको डॉलर दे दो, हमको डॉलर दे दो। हाँ, और फिर आगे बोलते हो हम खामोश क्यों हैं। खामोश तुम सब हो, तुम्हारी वजह से हम खामोश हैं। तुम सारी अवाम, तुम सारी कौम, जिसको जिधर जो लाई लग लगा देता है वहां लाई लग जाते हैं। बोलते हैं चीजों को महंगा करो, इससे मुल्क को मुनाफा होगा। क्या गरीबों को मुनाफा हो रहा है? ऐसी बोसीदा और घटिया ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ऐसी टूटी फूटी सड़कें, हाँ, इतना महंगा पेट्रोल, इतना महंगा आटा, इतनी महंगी चीनी क्यों है? क्योंकि डॉलर महंगा है। डॉलर महंगा है। वजीर आजम इमरान खान साहब तक को इस चीज का अंदाजा है कि डॉलर महंगा होने की वजह से मईशत तबाह हुई, लेकिन उनके लोगों को यहां बुलाकर अहम मुद्दों के ऊपर फाइज करते हो। इस वजह से उनको जब अहम मुद्दों पर लगाते हो, वो फिर अपना ख्याल करेंगे, तुम्हारा ख्याल नहीं करेंगे। फिर बेचैन फेसबुक के ऊपर रोगे, कुरलाओगे, ड्रामे करोगे, वीडियोस बनाओगे, व्हाट्सएप मैसेज बनाओगे। थोड़ी अपने अंदर मर्दानगी पैदा कर लो। मईशत से इंसान खड़ा होता है, बड़ी बड़ी तलवारें नोटू के आगे हो जाती हैं। नोटू के बारे में भी थोड़ा, यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपकी जारी रहेगी खिंचाई। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी डॉलर के ऊपर, और मैं थोड़ा सा एक्चुअली जज्बाती इस वजह से हो रहा था क्योंकि हैरानगी की बात यह है कि हमारे यहाँ मईशत के अंदर डॉलर आम है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी रुकावटें, मुश्किलात, परेशानियाँ मौजूद हैं। अगर कोई बैरूनी ममालिक से डॉलर यहाँ भिजवाना चाहते हैं, हम बाहर भिजवाना चाहते हैं, बहुत सारी तकालीफ है, लेकिन हुकूमत ने आसानियाँ भी पैदा की हैं और काफ़ी जगह जो है वो अच्छे काम भी हुए हैं। लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि हमारी इकॉनमी को फिर डॉलराइज करना चाहिए। इट इज़ बेटर देन सर्विंग इट दैट वी स्टार्ट यूजिंग इट।
खैर ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, यू डोंट हैव टू अग्री विद इट। जफर पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉरेक्स के मौजू के ऊपर महारत रखते हैं। वेलकम करता हूं सर आपको शो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। जफर पराचा साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि अगर संजीदगी से देखा जाए तो आपकी बात भी काफ़ी हद तक सच साबित हुई। आपने तब कहा था कि डॉलर की कदर में जो है वो कमी आएगी, रुपए में इस्तेहकाम आएगा, आगे की पॉलिसी भी इसी तरह की होनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर हुकूमत और हुकूमती हलकों में, और बिलखुसूस बहुत सारे और लोग जो कि PTI के हमदर्द हैं, हुक्मरान जमात के, उन्होंने कुछ ज़्यादा शादियाने बजा लिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस हुकूमत के आने से पहले डॉलर जो था वो रुपए के निस्बत जो था वो काफ़ी कम रेट था उसका, उससे पहले और कम था। तो मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा आप इस बारे में वजाहत करें। सबसे पहले $1 मिलियन क्वेश्चन कि डॉलर की मुस्तकबिल की समत क्या होगी और क्या होनी चाहिए। जी देखिए जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। बात यह है कि डॉलर का जो आगे फ्यूचर है तो इतना खास ज्यादा मुझको स्ट्रॉन्ग नहीं लगा। डॉलर वीक ही रहेगा जी। और मजीद ईद के बाद फौरी बाद मुझे और एक रुपया 1.5 रुपया डॉलर कम लगता है, क्योंकि जो पेमेंट्स रुकी हुई हैं 1 हफ्ते 15 दिन से हमारे यहाँ छुट्टियों की वजह से, वो पाइपलाइन में बहुत ज्यादा है, तो वो इंशाल्लाह मजीद ये नीचे होगा। और लेकिन हमको, मैंने आपसे इसके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, हमें ये भी देखना होगा कि हम अगर डॉलर ज्यादा नीचे आ जाता है तो हमारी एक्सपोर्ट कहीं नीचे ना आ जाए, जो कि अब आपको थोड़ी थोड़ी मुतासर नजर आ रही है एक्सपोर्ट हमारी। तो हमें उनका भी ख्याल करना होगा, एक्सपोर्टर्स का अपने। और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत गुंजाइश है, जिसके लिए हमें बहुत काम करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का मैं कहूँगा कि हाल ही में कह सकते हैं, क्योंकि माजी करीब के अंदर ही उन्होंने ये बात की थी कि दरअसल महंगाई की बुनियादी वजह डॉलर के रेट के अंदर इंक्रीज था। उन्होंने कहा क्योंकि डॉलर जी, मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का हाल ही का बयान था, बल्कि माजी करीब का आप तस्वर कर लीजिए, जिसके अंदर उन्होंने वजाहत से ये बात की कि महंगाई की बुनियादी वजह डॉलर की कदर में इजाफा है, और इस चीज़ को एक्नॉलेज किया उन्होंने। तो मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप एलेबोरेट करें कि उन्होंने चूँकि महंगाई की इसे बुनियादी वजह कहा है, तो क्या डॉलर की कदर अगर कम होती तो महंगाई में भी कमी आ जाती? देखिए सर, बात यह है, उनका ये कहना बिल्कुल ठीक है कि डॉलर बढ़ने से हर चीज महंगी हो जाती है। सबसे पहले तेल महंगा होता है, फिर हर चीज महंगी होती है। लेकिन हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ 13-14 रुपए 15 रुपए डॉलर कम हो गया, लेकिन कहीं कोई महंगाई में कमी नहीं आई। दवाइयाँ इस हफ्ते मजीद महंगी हुई हैं, गाड़ियाँ मजीद महंगी हुई हैं, मोटरसाइकिलें मजीद महंगी हुई हैं। तो ये तो काम गवर्नमेंट का है, जो गवर्नमेंट मशीनरी मेरी नजर में इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही, सिवाय सियासी बयानात। आप देखें, सारा दिन अपोजिशन और हुकूमती अरकान सिर्फ और सिर्फ टीवी पे जोर लगा रहे होते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तो इसके ऊपर इनको तवज्जो देनी पड़ेगी। हेलो, आवाज जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, वाज़े आ रही है जी। इस तरफ तवज्जो देनी होगी, अमली काम करना होगा। अमली काम कोई नहीं हो रहा। और आप देखिए, बिजली के रेट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, और अगर हम इन चीजों पर तवज्जो नहीं देंगे, अपने प्रोटेक्शन रेट्स के ऊपर, हमें प्रोटेक्शन की जो हमारी कॉस्ट है उसकी तरफ हम नहीं देखेंगे, तो हम जो थोड़ा बहुत सरवाइव कर रहे हैं उससे भी मार्केट से आउट हो जाएंगे। अच्छा, थोड़ा डॉलर से जुड़ा हुआ मौजू है, थोड़ा सा डिटैच भी है, लेकिन आप चूंकि उस शोबे से थोड़ा बहुत ताल्लुक रखते हैं तो आप इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। मसला बुनियादी तौर पे ये है कि पाकिस्तान का सरमाया अब डाइवर्ट हो गया रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की तरफ। क्या ये खुशाइन बात है? और हमारे यहाँ जो ओवर सप्लाई क्रिएट हो गई है कंस्ट्रक्टेड यूनिट्स की, उसकी वजह से कहीं ये बबल किसी दिन फटेगा तो मईशत के लिए उसके क्या असरात मुरत्तब होंगे? जी देखिए जनाब, एक हद तक तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन सब के सब हम प्रॉपर्टी डीलर या रियल एस्टेट एजेंट बन जाए पूरा मुल्क, ये गैर मुनासिब है। अब ये बैलेंस आउट हो जाएगा। हमको बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स लगाने पड़ेंगे इंडस्ट्री के, जिससे हम अगर नहीं करेंगे तो हमारी मईशत आने वाले दिनों में बिल्कुल अल्लाह ना करे खराब हो सकती है। हमारे यहाँ कोई बड़े यूनिट नहीं लग रहे, बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं लग रहे, उन पे खसूसी तवज्जो देनी होगी। उससे बेरोजगारी हमारे यहाँ बढ़ रही है, और जब आपके मुल्क में
माशी तरक्की नहीं होगी तो फिर उससे कैसे बात बनेगी। अच्छा, मुख्तसरन इसी मौजू पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं जफर पिराचा साहब। बात कुछ ऐसी है कि ये कहते हैं कि साहब हम 1 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे, 50 लाख घर बनाएंगे। 50 लाख घर बनाएंगे, हर घर की चलो एक कैपेसिटी होती है, कहता हूं 2-2.5 किलोवाट बिजली चाहिए होगी हर घर को। कैलकुलेशन खुद कर लें, मेरे ख्याल से कैलकुलेटर में इतने जीरो नहीं होंगे जितनी किलोवाट बिजली चाहिए होगी। फिर उसके अलावा इन तमाम कंस्ट्रक्टेड यूनिट्स के लिए रनिंग वाटर चाहिए होगा, क्योंकि देखें आप भी पानी चाहिए जी, आप इस चीज से वाबस्ता हैं तो आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि कोई भी चीज जो होती है वो बनाने से पहले तैयारी करनी पड़ती है कि उसके लिए सर्विसेज और यूटिलिटीज भी तो अवेलेबल हों। तो हमारे यहाँ सर्विसेज एंड यूटिलिटीज अवेलेबल नहीं है। हम कह रहे हैं हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन बनाए जाओ, तो सर पानी कहां से आएगा, बिजली कहां से आएगी, नकासी कहां से होगी, गैस कहां से आएगी? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो हम बड़ी बड़ी बात क्यों करें, पहले तैयारी ना कर लें? क्या कहते हैं आप? आपका बजाय कहना, और ये बात वजीर आज़म साहब ने कल खुद भी कही है कि पानी का मसला हमारे मुल्क में शदीद होने जा रहा है। अभी कराची में तो, अब लाहौर में और दूसरे शहरों में होना जा रहा है। आपने बहुत अच्छी बात की निशानदेही की है कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, गैस, बिजली, पानी, सेवरेज का निजाम नहीं होगा तो ये मकान क्या करेंगे? एक बात। दूसरी बात यह है कि अब इन मकानों को खरीदा कौन, जब लोगों के पास बाइंग पावर नहीं होगी। ये लोगों के पास कारोबार होगा, लोग इनकम करेंगे तो कमा पाएंगे, लोग घर ले पाएंगे ना। ये बड़ी अहम बात आपने की है, क्योंकि कराची शहर का तो हम लोग अपनी नजर से देखें, लेकिन बाकी शहरों में भी ये है कि ओवर सप्लाई क्रिएट हो गई है। उस ओवर सप्लाई की वजह से परचेजिंग पावर की गैर मौजूदगी में मसला पैदा हो सकता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले ज़फ़र पिराचा साहब से बात हो रही थी, उन्होंने डॉलर के मुतालिक भी अपनी एक राय दी, इसके अलावा मईशत के बारे में एक अपनी राय दी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है ज़फ़र पिराचा साहब जो आपके लिए बड़ी हैरानकुन होगी। आज तारीख हो रही 12 मई, और 12 मई के दिन मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि मैंने बजट के मुतालिक कुछ भी नहीं सुना, जबकि और सालों में आपको पता होगा कि बजट मुरतब करने के लिए तैयारियाँ 4-6 महीने पहले से शुरू हो जाती हैं। आपने बजट के मुतालिक कुछ सुना है, कोई ऐसी कोई बात जो कि आपके कान से गुजरी हो? क्योंकि मेरे नज़दीक या मुझे कोई चीज़ बजट के मुतालिक सुनने में नहीं आई। क्या कहते हैं आप? देखिए जनाब, जैसे कि मैं आपसे पहले अर्ज किया कि हुकूमत और अपोजिशन कोई अपना काम नहीं कर रही, सिवाय एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कीमती वक्त अवाम का और जाया हो रहा है कि जी के आज ये हो गया, आज वो हो गया। एक मिनट की पल की चोर, वो चोर, ये चोर, बस यही चल रहा है। वो चोर है, ये चोर है, वो चोर है, ये चोर है। उससे आप कहें कि किसी से कहें भाई तुमने ये चोरी की, वो कहता तुम उसको देखो मेरे से बड़ा चोर है। ये उनके पास जवाब है। सारा दिन मीडिया के ऊपर ये बात चलती है। तो इन लोगों के पास फुर्सत ही नहीं है। अवाम तबाह हो रही है, मुल्क तबाह हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। तो इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सीरियस एटीट्यूड दिखाने की जरूरत है। नहीं तो अल्लाह ना करे हमारी मईशत जो इसने हम लोगों ने इतनी मेहनत करके इसको संभाला दिया है, वो कहीं सारी कोशिशें बेकार ना हो जाए। चले मेरे साथ अब डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं जो कि माहिर माशियात हैं। आप भी मेरे साथ रहिए, मैं उनसे भी एक सवाल करता हूं। एक तो बात करना चाहूंगा। जी, आप पहले कर लें शहबाज साहब भी इसको भी हमने इनकी कीमती राय ले सके। देखिए, एक तो बात यह कि फैक्ट के हवाले से जो हमारे मुल्क में इस वक्त इदारों ने खौफ व हरास फैलाया हुआ है, खास तौर पे ये जो FMU जो रिपोर्ट करता है FIA को, मुख्तलिफ इंटेलिजेंस इदारों को, तो उससे आम जो कारोबारी लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। उनके सारे राज उनको चले जाते हैं। और ये जो आपके खास तौर पे FIA है वो बहुत। मैं आपकी जानिब दोबारा से वापस आता हूँ ज़फ़र पिराचा साहब। मैं डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब की जानिब जा रहा हूँ। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, आपने देखें बात सुनी, बड़ी अहम बात कर रहे थे ज़फ़र पिराचा साहब, और उसके अंदर उन्होंने डॉलर की कदर के मुतालिक भी आपसे पहले गुफ्तगू की, पाकिस्तान की मईशत पर भी रोशनी डाली, और फिर साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब मैंने उनसे बजट के मुतालिक पूछा कि हमारे यहाँ अपोजिशन और हुकूमत दोनों आपस में बहस में लगे हुए हैं,
और बजट के मुतालिक कोई बात नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, आपने बजट आने वाला है 12 मई, मैंने तारीख दोबारा से दोहरा देता हूँ, 12 मई हो गई, बजट के बारे में आपने कुछ भी सुना है तो मुझे जरूर बताएं। जी बहुत शुक्रिया अली भाई। मेरा ख्याल है कि शायद गवर्नमेंट की वो प्रेफरेंस जैसे आप बात कर रहे हैं वो बजट के हवाले से, तो बात दूर दूर तक हमें कहीं सुनाई नहीं दे रही कि गवर्नमेंट जो है परेशान है इस बारे में कि बजट की तैयारी करनी है या बजट के अंदर जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसके ऊपर रोशनी डालनी है, या बजट के अंदर जो रेवेन्यू हमने कलेक्ट करने हैं उसके बारे में बताना है, या कौन से हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर हमने फोकस करना है, कौन से हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर हमने सब्सिडी देनी है, या कोरोना वैक्सीन जो बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर कितना हमने इस साल जो है वो बजट देना है ताकि पूरे मुल्क को, पूरी कौम को वैक्सीनाइज किया जाए। तो एक ही बात नजर आ रही है, वो अब आपके सामने है, और मेरा नहीं ख्याल उसको मैं दोहराऊं और टाइम जाया करूं आपका भी और अपना भी। नहीं, लेकिन इसमें डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब देखें ना, बात जैसे मैंने आपको बताई कि वैसे तो हम लोग जनाब तमाम खाते लेकर बैठ जाते हैं अप्रैल में ही, बल्कि उससे भी पहले 4-4, 6-6 महीने के इस दफ़ा बजट पे क्या होगा, ताजिर सनतकार भी आकर जनाब बैठ जाते हैं, तमाम लोग इसके बारे में क्या सारा ही शुरू कर देते हैं कि इस दफ़ा बजट में क्या होगा, रिलीफ मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन इस दफ़ा आपने देखा हवा भी नहीं लगने दी किसी ने बजट की, कुछ पता ही नहीं है कि बजट के अंदर क्या होगा। और जैसे आपने बताया कि आपने भी इसी चीज़ को नोट किया है, तो सर इसके पीछे क्या राज हो सकता है? There is hardly some time left. You have changed your finance minister. We should at least know what is going to be Pakistan fiscal policy in the future. क्या कहते हैं आप? हाँ, उसमें आप देखें ना, मैं कल एक बयान पढ़ रहा था शौकत तरीन साहब का, उन्होंने कहा था जी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल की प्राइसेस बढ़ी हैं और जो अशिया खुदनोश हैं उसकी कीमतें बढ़ी हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बढ़ी हैं, तो ये सारा कोरोना का कसूर है। तो हो सकता है आने वाले चंद दिनों में ये कहें कि बजट डिले हो गया है कोरोना की वजह से। क्योंकि ये तो बड़ा आसान है ना चीजों को कोरोना के ऊपर डाल देना। 3 साल आपको तकरीबन होने वाले हैं और आपसे पूरी दुनिया तो कोरोना के अंदर थी, और बहुत से आपके ऐसे कंट्रीज हैं जो कोरोना की सिचुएशन से उन्होंने फाइट भी किया है, उन्होंने वैक्सीनाइज किया पूरी कौम को, फिर उससे बाहर निकले हैं। उनका क्वार्टरली जीडीपी देखें वो बढ़ता जा रहा है और वो ग्रोथ की तरफ जो है बड़ी तेजी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है वो पीछे हैं। वैसे जफर पराचा साहब, जहां तक मुझे इल्म है वो ये है कि फाइनेंस बिल के लिए तो एक कदगन और पाबंदी होती है, एक मखसूस तारीख तक उसे पास कराना होता है, लेकिन डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब कह रहे हैं कि शायद उसके अहम नुकात को डिले किया जाए, बाद में फिर किसी मिनी बजट की सूरत में जो बात मैं उनसे अखज़ कर पा रहा हूँ कर लें, मौजूदा तौर पर फाइनेंस बिल को पास कर लिया जाए। क्या कहते हैं आप इस बारे में? सर बात यह है जनाब कि ये जो मुझे नहीं लगता कि ये डिले करेंगे, क्योंकि इनको इस वक्त अपोजिशन का काफी प्रेशर है, तो ये जो भी है कोई गोल मोल सा बना के दे देंगे। और आपकी जो दूसरी बात है कि मिनी बजट वाली, वो बिल्कुल बजा बात है कि ये इस तरह चीजें लाते रहेंगे और पैम्पर टाइप की, जो कि ना लोगों को पता लगे और ना और मीडिया को पता लगे। तो इस तरह ये गोल मोल करके चीजें ला रहे हैं और खामोशी से कभी रेट बढ़ा देते हैं, कभी महंगाई, कभी टैक्सेस। अच्छा, एक मुख्तसर सी चीज आपसे मैं अब तो सिर्फ ये है कि लोग खुदकुशियों का रेट बढ़ चुका है काफी ज्यादा, तो ये सारी सूरत हाल परेशान। अच्छा, एक मुख्तसर सी चीज मैंने आपसे ये कहना चाहूंगा कि अपने फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से कि जो स्टेट बैंक के गवर्नर ने और स्टेट बैंक ने मेहनत करी रोशन डिजिटल अकाउंट के ऊपर, जो उसके ऊपर गवर्नमेंट के इदारे बिल्कुल साथ नहीं दे रहे हैं इनका, जो कि देखिए हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है 90 लाख हैं और अभी सिर्फ हमारे अकाउंट खुले हैं 1 से 1.25 लाख। तो इनको सफारत खानों को अगर आप टारगेट्स नहीं देंगे 5-5 लाख भाई तुमने अकाउंट खोलने हैं, तो ये तो बात बहुत दूर लग रही है। और अभी तक जो $1 बिलियन आया है इस पे खुशी के बड़े शादियाने बजाए जा रहे हैं, जबकि मैंने आपसे कहा कि अगर इस पे सही तरह अमल हो तो ये हमारी जो इनवर्ड रेमिटेंसेज है 3 साल में 22 बिलियन की जगह 50 बिलियन तक चली जाएगी। ये तो एक आपके हवाले से और बात करना चाहूंगा, बहुत अहम बात आपने की है, लेकिन मेरे पास आज वक्त मुख्तसर है। आगे आने वाले दिनों के अंदर जफर पराचा साहब आपको दोबारा से एक गुजारिश आपके कि हमारे यहाँ नेशनल बैंक जो न्यूयॉर्क में है वहाँ पे 90 अफराद का स्टाफ है और हमारे टोटल वहाँ अकाउंट 60 है। तो इस बारे में जरूर काम होना चाहिए, बड़ी अहम बात है। इस नुक्ते को हम फिर से डिस्कस करेंगे क्योंकि आगे आने वाले दिनों के अंदर मैं नेशनल बैंक के ऊपर और उसकी कारकर्दगी के ऊपर प्रोग्राम भी करना चाहूंगा। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने शो में हमें ज्वाइन किया। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक।
नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बात कर रहे थे जनाब वाला अमरीकी डॉलर के मुतालिक, उसका रेट किस तरफ जाएगा, और फिर बात पहुंच गई बजट तक। बजट की तैयारी अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। हैरानगी की बात यह है कि बजट की तैयारी अभी तक शुरू हो जानी चाहिए। फाजिल वजीर जनाब शौकत तरीन साहब ने भी और दीगर चीज़ों के ऊपर बात ज़रूर की, लेकिन अभी तक बजट के मुतालिक मैंने कोई बात खुद नहीं सुनी। हमारे पास प्रोग्राम में वक्त मुख्तसर है। आज आगे आने वाले दिनों के अंदर आपसे ज़रूर इस मौजू पर बात करेंगे। वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।